सरकारी शिक्षक के अधिक क्वालिफाइड होता है, अधिक योग्य होता है। बिना बीएड किया हुआ सरकार में नहीं जा सकता, उच्च शिक्षित होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तथा कथित विकसित बड़े बड़ी फीस लेने वाले, लाखों में फीस लेने वाले, शिक्षकों का शोषण करने वाले प्राइवेट निजी विद्यालयों में इतना योग्य शिक्षक नहीं है, इतना अधिक उसको सैलरी भी नहीं मिलती। उसके बावजूद समाज सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा, निजी पर विश्वास कर रहा है। सरकारी और चिकित्सा के संस्थान आज भी बहुत अच्छी वहां पर यंत्रणा मिलती है, यंत्र मिलते हैं, अद्ययावत यंत्र मिलते हैं, सरकार मंगवाती है। एक्सरे की मशीन सबसे अच्छी दुनिया में जो होगी वो सरकारी और अस्पताल में हो जाती है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अयोग्य नहीं हो सकता। प्राइवेट क्लिनिक जो इतने बड़े बड़े खोल रखे उनमें बीए एमएस को भी रेसिडेंट डॉक्टर करके रख देते हैं, जिसको एलोपैथी की शिक्षा नहीं, वो एलोपैथी की दवाई देता है, इंजेक्शन देता है। लेकिन आपके घर में बीमारी होती है तो आप हमीदिया में जाना नहीं पसंद करेंगे, किसी ऐसे चोर लुटेरे प्राइवेट क्लिनिक में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार विश्वास खो चुकी है। यह ब्रिटिश शासन की देन है कि सरकार विश्वास खो गई, इसलिए सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन यह वास्तविकता है, आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो इस वास्तविकता को समझेंगे। आज प्राथमिक शिक्षा का जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यह 95% पार कर लिया है भारत में। यानी भारत में पैदा होने वाले 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बालक में से जितनी आबादी भारत की है, उनमें से 95% स्कूल में एनरोल होते हैं, विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ड्रॉप आउट, मैं उनको ड्रॉप आउट नहीं कहता हूं, मैं उनको फोर्स्ड आउट कहता हूं। कोई स्वेच्छा से शिक्षा नहीं छोड़ता है, या तो परिस्थिति, या जैसा कि आपने वर्णन किया, शिक्षा की अवास्तविक, अतार्किक, धरती से जुड़े न होने वाले की स्थिति के कारण 7वीं, 8वीं, 9वीं के बाद में बच्चा शिक्षा छोड़ देता है। वो ड्रॉप आउट की स्थिति छोड़ दी जाए तो प्रत्येक बच्चा भारत में पैदा होने वाला आज विद्यालय में जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है 125-30 करोड़ के देश के लिए, बहुत छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं इस शिक्षा व्यवस्था से, इस शिक्षा पद्धति से उतना निराश नहीं हूं, और निराश होना भी नहीं चाहिए। अमेरिका की अंतरिक्ष व्यवस्था की संस्था नासा को हमारे शिक्षा पद्धति से निकले हुए वैज्ञानिक चला रहे हैं। भाई, नासा का मंगलयान भी भारतीय वैज्ञानिक पहुंचा रहे हैं और भारत का मंगलयान भी भारतीय वैज्ञानिक पहुंचा रहे हैं। और मजेदार बात ऐसी है कि भारत का जो सर्वोच्च प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, 140 में से एक चुना जाता है आईआईटी में। 139 बच्चे फेल होते हैं तब आईआईटी में एक प्रवेश मिलता है। 140 को मार करके जिसने आईआईटी में प्रवेश लिया, ऐसा सर्वोच्च प्रतिभा का जो धनी है, उस आईआईटी का टॉपर भारत में नहीं रुकता। वो पहला अवसर मिलते ही फुर्र उड़ जाता है। वो वहां बैठ करके नासा का मंगलयान छोड़ता है, दूसरे नंबर का मल्टीनेशनल कंपनी का गुलाम बनता है। मैं नौकर नहीं कहता, गुलाम कहता हूं। तीसरे नंबर का, चूंकि प्रतिष्ठा उसको मिल गई नौकरी को, हमारे यहां सरकार से विश्वास उड़ गया, लेकिन सरकार प्रतिष्ठित हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने उसको, शासन को ऐसे दिया। इसलिए हमारे यहां आईएएस बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है, बड़ा विवादित विषय हो जाता है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में से आईएएस हटाने चाहिए, और मंत्री जी को संभव हो तो कर दीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी एकेडमिशियन को बना दीजिए। आईएएस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बीए पास होता है आईएएस अधिकारी। कोई भी बीए किया हुआ व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा देकर के आईएएस बन सकता है। आप 30-30 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाते हो, कम से कम 10 साल प्रोफेसर होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, देश विदेश में उसने पेपर पढ़े होने चाहिए, और उसको एक आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ क्लर्क उस वाइस चांसलर को सर्कुलर भेजता है। ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? और इसलिए यह प्रतिष्ठित हो गया, इसलिए प्राइवेट गुलाम बन गया एमएनसी में। तीसरे नंबर की प्रतिभा सरकारी गुलाम बनने के लिए आईएएस बनती है। देश की प्रतिभा का इससे ज्यादा दुरुपयोग और कुछ नहीं हो सकता। आईआईटी करने के बाद कोई आईएएस करता है तो मैं उसको कहता हूं तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इतना छन छन करके तू सिलेक्ट हुआ और गुलाम बनने जा रहा है। चौथे दर्जे का शायद इसरो में जाता होगा,
या 5वें का? पहले 3 तो भारत में ही नहीं रुके, 4थे दर्जे का इसरो में गया और उस वैज्ञानिक ने मंगलयान बनाया और वो मंगलयान नासा से सस्ता बनाया। नासा में नंबर 1 गया था इसी शिक्षा व्यवस्था का। इसी शिक्षा व्यवस्था का नंबर 1 जहां गया वहां से सस्ता नंबर 4 ने बना लिया। इस शिक्षा व्यवस्था को क्यों गालियां दे रहे हो भाई? इसलिए मैं निराश नहीं हूं इस शिक्षा व्यवस्था से। बदलाव आवश्यक है, पुनरुत्थान आवश्यक है, पुनर्स्थापना आवश्यक है, लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। इसका कारण यह नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसका कारण कुछ और है। उसका कारण यह है कि वह भारतीय जड़ों से नहीं निकली, भारतीय सांस्कृतिक अनुभूति से नहीं निकली, भारतीय ऐतिहासिक अनुभूति से नहीं निकली। इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति की कामना को पूर्ण करने वाली नहीं है और इसलिए भारत के राष्ट्रीय जीवन ध्येय के अनुरूप नहीं है। इसलिए उसमें पुनरुत्थान की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि खराब है तो बहुत अच्छी। इसरो का उदाहरण इसलिए मैंने दिया, 4थे नंबर का वैज्ञानिक भोपाल के ऑटो रिक्शा से सस्ते में मंगलयान बना रहा है। पर किलोमीटर खर्चा 26 रुपया हुआ था। भोपाल में पर किलोमीटर 26 से ज्यादा लेता है ऑटो रिक्शा वाला। मंगलयान पर किलोमीटर 26 रुपए में बना। मैं आपको उसका रहस्य बताता हूं, मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर। शिक्षा नीति में पहला परिवर्तन जो तुरंत हो सकता है, तुरंत इच्छा शक्ति चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तय कर ले और कैबिनेट में डिसीजन ले ले, आज ये काम हो सकता है और इसरो जैसा चमत्कार मध्य प्रदेश में होने लगेगा, सारे सरकारी विद्यालय ठीक हो जाएंगे। केवल एक छोटा सा नियम। इसरो के चमत्कार का कारण पता है आपको? इसरो में छोटे से छोटे कार्य से लेकर इसरो के डायरेक्टर जनरल से लेकर उसके ऊपर जो जॉइंट सेक्रेटरी और उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके बाद में प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार, पूरी हायरार्की में एक भी आईएएस अधिकारी नहीं है, सारे वैज्ञानिक हैं। विज्ञान को वैज्ञानिकों के हाथ में दे दिया तो इस भारत में, स्वतंत्र भारत में चमत्कार हो गया। मैं मजाक में कहता हूं लेकिन ये मजाक नहीं है, इस देश का दुर्भाग्य है और बहुत बड़ी शोकांतिका है कि इस इसरो के पूरी हायरार्की में बीच में कहीं भी एक आईएएस अधिकारी बैठा दीजिए, मंगलयान उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि फाइल ही नहीं उड़ेगी। मंगलयान तो बात की बात है, पहले अप्रूवल की फाइल तो उड़ानी पड़ेगी। वो अप्रूवल की फाइल अगले टेबल पे जाने में उतना समय लग जाएगा जितने में वैज्ञानिकों ने मंगलयान पहुंचा दिया। आप शिक्षा व्यवस्था में ये कर दीजिए, चमत्कार देखने को मिल जाएगा, कल चमत्कार देखने को मिल जाएगा। क्यों नहीं आपके सरकारी विद्यालय का प्रधानाचार्य पदोन्नत होकर के डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी करता हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन क्यों नहीं बन सकता? और उसने स्कूल शिक्षा को करीब से देखा, वो अच्छी पॉलिसी बनाएगा, वो अच्छी नीतियां बनाएगा। यह भारतीयकरण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा के नीति का भारतीयकरण, यानी शिक्षा शिक्षकों के हाथ में दे दी जाए। विज्ञान जैसे वैज्ञानिकों के हाथ में दे दिया, वैसे शिक्षा को शिक्षकों के हाथ में दे दो। पहला, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति, गुरुकुलों की बात हम करते हैं, गुरुकुल की विशेषता क्या है? वह आचार्य केंद्रित थी, आचार्य प्रमुख था। राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चाणक्य लिखता है राजा को गुरुकुल में जाना नहीं चाहिए, हस्तक्षेप तो छोड़ दीजिए। और यदि स्वयं के उन्नयन के लिए, व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय कार्य के लिए गुरु से परामर्श लेने के लिए यदि राजा को गुरुकुल में जाना पड़े तो अपने सारे सुरक्षा व्यवस्था को, लवाजम को 10 मील दूर रखे और गुरु की अनुमति मिलने पर 90 डिग्री में, 90 अंश में झुक करके विनत भाव से गुरु के पास जाए। ये चाणक्य लिखता है। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा शिक्षकों के हाथ में देनी चाहिए, आचार्य केंद्रित होनी चाहिए, आचार्य तय करेगा सिलेबस। वहां एनसीईआरटी में बैठा हुआ कोई अधिकारी कैसे तय कर सकता है? उसको क्या पता कि हमारे खरगोन के जिले में या शहडोल के या सीधी के वनवासी जिले में बैठे हुए बालक को किस क्रम में पढ़ाना है? सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हो आप? उसमें शब्द महत्वपूर्ण है, क्रम। हमने पाठ्यक्रम का गलत अर्थ ले लिया कि एक बहुत बड़े ज्ञान राशि में से एक छोटा सा टुकड़ा सिखा दो और उसमें से भी 100 में से 35 अंक मिल जाए तो आगे धक्का दे दो। 100 में से 35 अंक मिले मतलब उसको 65% आता नहीं है। किसमें से? उस दिन पूछे गए प्रश्न पत्र में से। हमारे गुरुकुल में
एक दर्जे से अगले दर्जे में, मतलब अगले दर्जे की स्टडी, वहां पे ऐसी कक्षा होती ही नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। समझ में आने के लिए दर्जा शब्द प्रयोग कर रहा हूं। उस विषय का अगला ज्ञान उसको लेने की पात्रता तब मिलती है, तब वो पास होता है जब पहले स्तर का विषय वो किसी दूसरे को पढ़ाने लायक हो जाए। मतलब 7वीं में बालक तब जाएगा जब वो 6ठी को पढ़ाने का योग्य हो किसी एक विषय में। 100% केवल उस दिन के प्रश्न पत्र में नहीं, पूरे ज्ञान में, क्योंकि जीवन की पूरी शिक्षा देनी है, केवल क्रम तय करना है। इसलिए पाठ्यक्रम, तो क्रम कौन तय करेगा कि मेरे बच्चे को पहले क्या पढ़ाना चाहिए और बाद में क्या पढ़ाना चाहिए? आचार्य तय करेगा। आचार्य को पता है, सामने बैठे वाले बच्चे की योग्यता उसको पता है। हमारे यहां पर बोर्डों के अंदर, मुझे पता नहीं मध्य प्रदेश की स्थिति, मतलब थोड़ी बहुत तो पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पाठ्यक्रम तैयार करने वाले में कॉलेज के शिक्षक होते हैं, स्कूल के शिक्षक नहीं होते। 5वीं को पढ़ाने वाला शिक्षक 5वीं का पाठ्यक्रम नहीं तय कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी का टीचर तय कर रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि 5वीं के बच्चे क्या करते हैं। और इसलिए ऐसे अवास्तविक पाठ्यक्रम बनते हैं। इसलिए जब तक हम अपने शिक्षा व्यवस्था को शिक्षकों के हाथ में नहीं सौंपेंगे, चाहे जितने सैद्धांतिक परिवर्तन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल का काम क्या है? लोग पूछते हैं तो मैं एक वाक्य में बताओ। आजकल ये टीवी वाले मुंह में कैमरा ठूस करके बाइट मांगते हैं ना,